नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में है। ऑस्ट्रियन मिलिट्री एविएशन एनालिस्ट टॉम कूपर की तरफ से भी एक काफ़ी स्ट्राइकिंग असेसमेंट दिया गया, जिसमें उन्होंने एक क्लेम किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स के टोटल 19 एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया है। अगर ये फिगर सही है तो ये पिछले कई दशकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए सबसे बड़ी एयर कॉम्बैट सेटबैक हो सकता है। कूपर के ब्रेकडाउन के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स की 6 एयरक्राफ्ट को एयर में मार के गिराया गया था, जिसमें से एक एवेक्स शामिल था, जो कि अभी ओपनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बताया जा रहा है। इसके अलावा अभी टॉम कूपर की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि 13 और एयरक्राफ्ट को हैंगर के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डैमेज किया गया था, जिसमें से एक एवेक्स, एक IL-78 MP एरियल रिफिलिंग टैंकर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल था। और इसके अलावा 10 फ्रंटलाइन फाइटर जेट को भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्राउंड पर ही डिस्ट्रॉय किया गया था। अभी ऑफिशियल इंडियन सोर्सेज की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ आउटकम तो रिलीज किया गया, लेकिन डिटेल डैमेज फिगर को अभी तक पूरी तरीके से पब्लिक नहीं किया जा रहा। लेकिन टॉम कूपर के क्लेम के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जितने भी पाकिस्तानी टारगेट को हिट करने का क्लेम किया जा रहा है, असली डैमेज उससे काफ़ी ज़्यादा दिया गया। और कुल मिलाकर इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान की 16 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया है। खास बात यह कि अगर एवेक्स प्लेटफॉर्म और एरियल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट जैसे हाई वैल्यू टारगेट को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक्सटेंडेड रेंज एयर ऑपरेशन और कंटेस्टेड एयर स्पेस में सिचुएशनल अवेयरनेस मेंटेन करने की कैपेबिलिटी के ऊपर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्ट अटैक को लॉन्च किया गया था। और हैंगर के अंदर ही मल्टीपल फ्रंटलाइन फाइटर जेट की डैमेज होने का मतलब ये भी है कि इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक काफ़ी प्रिसाइज और एक वेल प्लान्ड मैनर में कंडक्ट किए गए थे। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड ऑफेंसिव अटैक भी था, जिसका एम पाकिस्तानी एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को डिसाइसिवली डिग्रेड करना था। अब यहाँ पर कूपर के असेसमेंट चाहे ऑफिशियली कंफर्म हो या फिर ना हो, लेकिन इससे इंडियन एयरफोर्स के टैक्टिकल रीच और प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी का एक नया डायमेंशन सामने आ रहा है, जो मॉडर्न एयर कॉम्बैट की हिस्ट्री में इंडियन एयरफोर्स को वर्ल्ड क्लास के एयरफोर्स में एक स्पेशल दर्जा देने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। यूरोपियन मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA की तरफ से अभी नेवल क्रूज मिसाइल को अभी इंडियन नेवी को ऑफर किया जा रहा है। ये ऑफर इंडियन नेवी के लॉन्ग रेंज सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑफर किया जा रहा है, जबकि सेम टाइम पर रशिया की तरफ से भी अपनी कैलिबर क्रूज मिसाइल को भी इंडियन नेवी को ऑफर किया जा रहा है। DRDO की तरफ से भी अपनी इंडिजिनस सबसोनिक सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि निर्भय मिसाइल के प्रोग्राम के ऊपर बेस करके डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इसकी इंडक्शन में अभी लगभग 5 साल का समय लगने की उम्मीद किया जा रहा है। इसीलिए अभी नेवी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फॉरेन सिस्टम जैसे कि नेवल क्रूज मिसाइल या फिर कैलिबर को कंसीडर करने का प्लान किया जा रहा है, जिनको लिमिटेड नंबर में खरीदा जा सकता है। MBDA की तरफ से ऑफर किए जा रहे नेवल क्रूज मिसाइल स्कैल्प EG मिसाइल का एक नेवल वेरिएंट है, जो कि हाई वैल्यू टारगेट को लॉन्ग रेंज से स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट का रेंज अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर के आसपास होने वाला और शिप लॉन्च्ड वेरिएंट का रेंज 1400 किलोमीटर तक होने वाला है। ये GPS, इनर्शियल नेविगेशन, टेरकम और इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता है, जो कि इसको काफ़ी हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने में सक्षम बनाने वाला है। अप्रैल 2018 में सीरिया में किए गए स्ट्राइक के दौरान और अप्रैल 2024 में कोऑर्डिनेटेड फ्रिगेट सबमरीन स्ट्राइक के दौरान इसका कॉम्बैट रिकॉर्ड को देखा जा चुका है। वहीं पर रशिया की तरफ से भी कैलिबर मिसाइल को भी ऑफर किया जा रहा है, जिसका रेंज 1500 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर की रेंज के आसपास होने वाली है, जो पहले से इंडियन नेवी की किलो क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल किया जा रहा है। रशिया की तरफ से अभी कैलिबर के साथ साथ एक बड़ा पैकेज को भी भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें 6 रिफर्बिश्ड किलो क्लास के सबमरीन और एक SSN को भी लीज पर लेने का ऑफर दिया जा रहा है। और साथ ही इंडियन नेवी की पुराने किलो क्लास की सबमरीन को अपग्रेड करने का भी ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन वेस्टर्न सैंक्शन के चलते रशिया की सप्लाई रिलायबिलिटी पर कुछ कंसर्न खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ DRDO की तरफ से डेवलप किए जा रहे इंडिजिनस सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें
करें तो फरवरी 2023 और नवंबर 2024 में इसे अंडर वाटर फैसिलिटी से टेस्ट किया गया था। इसमें ये 402 मीटर की रेंज को अचीव कर चुका था और फ्यूचर में इसकी ट्रायल को अभी 2026 में करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसका सबमरीन इंटीग्रेशन और टेस्टिंग के चैलेंजेस के कारण से इसका इंडक्शन अभी 2030 से पहले होने का उम्मीद नहीं किया जा रहा, जिस वजह से अभी इमरजेंसी बेसिस पर कुछ सिस्टम को लिमिटेड नंबर में खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की रुद्रम सीरीज की मिसाइल के बारे में है। सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डीआरडीओ को रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जैसे एयर टू सरफेस स्टैंडर्ड वेपन के डेवलपमेंटल ट्रायल को और ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने का रिक्वेस्ट किया जा रहा है। इन मिसाइल का रेंज 350 किलोमीटर से लेकर 550 किलोमीटर तक होने वाला है, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए एनिमी की एयर डिफेंस सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट को सेफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करने के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। रुद्रम 2 की ट्रायल को अभी SU-30 MKI फाइटर जेट पर किया जा रहा है। ये मिसाइल 300 से 350 किलोमीटर के आसपास रेंज के साथ आने वाला है। साथ ही इसमें पैसिव रडार होमिंग और इंफ्रारेड होमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसको स्टैटिक और मूविंग टारगेट दोनों को हाई प्रिसिशन के साथ हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे एक एंटी रेडिएशन मिसाइल के अलावा एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन खास करके इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल के लिए डिप्लॉय किया जाने वाला है। रुद्रम 3 के बारे में बात करें तो इसकी ट्रायल को अभी 2025 के एंड तक शुरू करने का प्लान किया जा रहा है। इस मिसाइल का रेंज 500 से 550 किलोमीटर के आसपास होने वाला और इसके अंदर एडवांस डुअल बैंड सीकर INS और GPS गाइडेंस और रैमजेट propulsion सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि इसको नियर हाइपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल करने में मदद करने वाला है। इस वेरिएंट को खास करके डीप स्ट्राइक मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है, जिसे एनिमी एयरफील्ड, मिसाइल लॉन्चर और कमांड सेंटर को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें तो SU-30 MKI के अलावा इंडियन एयरफोर्स इन मिसाइल को तेजस मार्क 1 और जगुआर डारिन 3 पर भी इंटीग्रेट करने का प्लान बना रहा है। तेजस मार्क 1 की ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम की वजह से रुद्रम सीरीज की मिसाइल को इसमें इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान होने वाला है। ये काफी तेजी से इंटीग्रेट किया जा सकता है और जगुआर डारिन 3 डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक में रुद्रम सीरीज का फुल यूज कर सकता है। स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो चाइना के HQ-9 और बाकी एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान को चाइना की तरफ से सप्लाई किए गए सरफेस मिसाइल सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी बड़ा चैलेंज बन सकते हैं और रुद्रम सीरीज के मिसाइल इन सरफेस मिसाइल सिस्टम को लॉन्ग रेंज और प्रिसिशन कैपेबिलिटी के साथ डिस्ट्रॉय करने में मदद करने वाले हैं और इस वजह से अभी बोथ रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइल को जल्दी से जल्दी ऑपरेशनल करने की प्लानिंग भी किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की तरफ से है, जिसमें अभी तेजस मार्क 2 की फ्यूल कैपेसिटी और एंड्योरेंस के मामले में कुछ बड़े अपग्रेड सामने आ चुके हैं। सोर्सेज के मुताबिक AD और HAL की तरफ से भी तेजस मार्क 2 के लिए नए एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक को डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें एक 1300 लीटर सुपरसोनिक ड्रॉप टैंक होने वाला और एक 1800 लीटर की पिंच वेट ड्रॉप टैंक को डिजाइन किया जा रहा है, जो कि ड्रैग को कम करके फ्यूल लोड को बढ़ाने में काफी मदद करने वाले हैं। फ्यूल लोड का ब्रेकडाउन देखें तो तेजस मार्क 2 के पास 3300 kg की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी मौजूद होने वाला था और अभी डिजाइन किए गए नए ड्रॉप टैंक से तेजस मार्क 2 लगभग एडिशनल 3800 kg तक की एक्स्ट्रा फ्यूल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है, जिससे टोटल फ्यूल कैपेसिटी फ्री रेंज कन्फिगरेशन में 7100 kg के आसपास पहुंच जाएगी। इसका मतलब है कि तेजस मार्क 2 अभी अपनी ओरिजिनल इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी से लगभग 2 गुना ज्यादा फ्यूल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट का कॉम्बैट रेडियस 1000 किलोमीटर से ज्यादा होने वाला और फेरी रेंज 2500 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है। एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक की वजह से कॉम्बैट एयर पेट्रोल मिशन में सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद किया जा रहा है कि एक्सटर्नल फुल फ्यूल लोड के साथ तेजस मार्क 2 लगभग 3.5 घंटे के आसपास लॉइटर करने में सक्षम होने वाला है, जो तेजस मार्क 1 की 45 मिनट की एंड्योरेंस के कंपैरिजन में काफी मैसिव इंप्रूवमेंट होने वाला है। इसमें कैफ कॉन्फ़िगरेशन में 4 VBR मिसाइल के साथ फुल फ्यूल को कैरी किया जा सकेगा, जिससे लॉन्ग रेंज पेट्रोल और कैप मिशन दोनों में इसका रेंज और एंड्योरेंस काफी बेहतर होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की वज्र कोर, जो वेस्टर्न कमांड का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है, अभी अपने BM-21 ग्रेड 122 mm की मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम में एंटी ड्रोन कोप केजेस को इक्विप करना स्टार्ट कर चुका है। ये स्टेप मॉडर्न बैटलफील्ड चैलेंजेस के लिए एक इंपॉर्टेंट एडॉप्शन माना जा रहा है, खास करके जब ड्रोन वॉरफेयर अभी काफी अग्रेसिवली ग्रो करता जा रहा है। अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट जैसे कि रशिया और यूक्रेन की वॉर के दौरान ये बात क्लियर कर दिया गया था कि आर्टिलरी सिस्टम और आर्मर्ड व्हीकल FPV ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के सामने काफी वल्नरेबल होते जा रहे हैं और इनको सेफ रखने के लिए कोप केजेस का इस्तेमाल किया जा रहा है।
कोप केजेस बेसिकली स्लैट या मेस टाइप की स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ड्रोन की तरफ से ड्रॉप किए गए मुनिशन के इम्पैक्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं या फिर उनके फ्यूज को टाइम से पहले ट्रिगर कर देते हैं, जिससे उनसे होने वाले डैमेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। BM-21 ग्रेड एक सोवियत ओरिजिन 122 mm स्टैंडर्ड की मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो इंडियन आर्मी के आर्टिलरी इन्वेंट्री का पुराना लेकिन अभी भी इफेक्टिव सिस्टम है। इसमें 40 रॉकेट को एक ही बार में 20 सेकंड के अंदर ही फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद होता है, जो कि 40 किलोमीटर के आसपास हिट कर सकते हैं। और अभी इन सिस्टम को अशोक लेलैंड और LND की तरफ से अपग्रेड किया गया है, जिसके बाद ये काफ़ी रिलायबल बन चुके हैं। कुल मिलाकर कोप केजेस का इंटीग्रेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ओपन टेरेन में डिप्लॉयमेंट के दौरान छोटे ड्रोन से होने वाले अटैक काफ़ी डेंजरस होते जा रहे हैं और खास करके हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में हमें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और ये अपग्रेड सिर्फ BM-21 ग्रेड तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी अपनी स्मिच और इंडिजिनस पिनाका रॉकेट सिस्टम में भी कोप केजेस को इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया जा चुका है। स्मिच रॉकेट की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 90 किलोमीटर के आसपास होने वाले, जबकि पिनाका की रेंज 45 किलोमीटर से लेके 300 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि पिनाका की फ्यूचर वेरिएंट्स होने वाले और इन सभी में आगे चल के कोप केजेस को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।